हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ यूपी का बजट 2025-26। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट की यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और अभी आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 27 जुलाई में, आर ओ यूपी पीसीएस और आपका साथ ही साथ पेट। तो बजट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एग्ज़ाम्स में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है। अगर आपने पहले पेपर दिया है या आपने पेपर अभी नहीं दिया है, आप बिगिनर हो, तो आपने आईक्यूज तो एनालिसिस किए ही होगा। तो उसी के बेस पे आज मैं लेकर आई हूँ यूपी बजट, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमको ये तो पता होता है ना कि हमको बजट पढ़ना है, लेकिन अब बजट पढ़ना कैसे हो, किस तरह से जो बजट में बातें हो रही हैं, बैकग्राउंड से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज मैं उन सब को लेकर आई हूँ कि अगर बैकग्राउंड से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या मान लीजिए कुछ ऐसी बात की जा रही, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे निषाद राज गुहा कल्चर सेंटर है, जिसके लिए बजट जो है वो अलॉट किया गया था। तो इससे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके हिंदी में भी बन सकते हैं। ही पूछ ले कि राजा के और कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसमें कवर किया हुआ है। और मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कराया है, क्योंकि जब हम लोग रटने बैठते हैं ना, तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देखते हुए पढ़ते हैं, या हमको ये पता होता है कि ये इस कलर का था, या यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई थी, या इसको इस तरह से इंडिकेट किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में काफ़ी टाइम तक रहता है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी दिया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और पीडीएफ लेने के बाद इसको सिंपल आप प्रिंट आउट करा लीजिए, और एक बार फिर से आप चाहे 1.5 की स्पीड में या 2 की स्पीड में आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद बजट का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वो सब कवर किया है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, यूपी बजट। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। तो यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूपी के, वो कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है सुरेश कुमार खन्ना। और इन्होंने बजट प्रेजेंट कब किया, इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था 20 फरवरी 2025 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इंडिया का जो बजट है वो कितनी फेब को लाया जाता है, तो ये आपको बताना है। और साथ ही साथ जो यूपी बजट में जो उसका इकोनॉमी टारगेट रखा गया है, तो वो $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। अब इसके साथ ही साथ कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें भी देख लेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे हमने ये देखा कि 2500 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अलॉट किया गया था कुंभ के लिए। तो अब ये कुंभ होता क्या है, तो कुंभ के बारे में जो हम चीज़ें देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुंभ के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुंभ के अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स होते हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। जो कुंभ होता है तो ये 3 साल में मनाया जाता है। ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगहों पे मनाया जाता है। और अगर यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो 2017 में इसको ऐड किया गया। और ये कैसे पता चले कि किस डेट में कुंभ मनाया जाएगा, किस डेट में नहीं मनाया जाएगा, तो ये बेस होता है जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन होती है जुपिटर, सन और मून की, उसके बेस पर कुंभ की डेट जो है वो निकाली जाती है। सबसे पहले इसकी बात किसने की थी, तो इसकी बात की थी जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, जुएन ज़ैंग, जिनको हम हेन सांग भी बोलते हैं, जो कि 7वीं सेंचुरी में आए थे। और उस टाइम पे कौन से राजा थे, वो थे किंग हर्षा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो राजा हर्ष थे तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही साथ आपका हिस्ट्री का भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अर्धकुंभ। तो अर्धकुंभ 6 साल में मनाया जाता है, जो कि प्रयागराज और हरिद्वार 2 जगहों पे मनाया जाता है। उसके बाद है आपका पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ 12 साल में सेलिब्रेट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में होता है। महाकुंभ आपका 144 साल के बाद आता है, और जो कि इसी साल पूरा हुआ था। और यहाँ पे और ये सिर्फ सेलिब्रेट होता है प्रयागराज में। प्रयागराज में ये सेलिब्रेट हुआ है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। महाकुंभ के बारे में हमको ऋग्वेद और अर्थवेद में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ 53 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी 53 करोड़ लोगों ने इसमें भागीदारी ली थी।
बजट जो अलॉट हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2500 अलॉट हुआ, जिसमें 1000 दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को, 125 करोड़ दिया गया हेल्थ को और 14.68 करोड़ दिया गया निषाद राजगुहा कल्चरल सेंटर को। ये है आपकी श्रृंगवरपुर, जो कि लगभग प्रयागराज के 40 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि निषाद राजगुहा जो कल्चरल सेंटर है वो कहाँ पर है। अब थोड़ी सी हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर लूँ निषाद, तो निषाद का मतलब क्या है? तो निषाद जो है वो एक एशियन ट्राइब है जिसके बारे में ऋग्वेद में बात की गई है। इसका रेफरेंस जो है अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। इसमें नी का मतलब होता है वाटर और शाद का मतलब होता है रूरल, यानी अगर ओवरऑल में देखूं तो रूलर ऑफ द वाटर मतलब पानी का शासक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे निषाद राजगुहा थे कौन? तो ये श्रृंगवरपुर के राजा थे और ये जो है बिलोंग करते थे ट्राइबल कम्युनिटी से। और जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण ये वनवास पर गए थे तो इनको केवट के कहने पर इन्होंने इन लोगों को गंगा रिवर को पार कराया था। ये आप देख सकते हैं कि निषाद राजगुहा है और किस तरह से ये जो है भगवान राम को गंगा नदी क्रॉस करवा रहे हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बजट में हर हाल में याद रखना ही रखना है। अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा जो आर का हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट उससे टोटल बजट से भी क्वेश्चन आया था कि मतलब कितना बजट जो है वो टोटल अलॉट हुआ था। तो जो टोटल बजट अलॉट हुआ था वो हुआ था 8.09 लाख करोड़, यानी 8,08,736 लाख करोड़ जो है वो बजट आपकी अलॉट हुआ था, जो कि प्रीवियस बजट से यानी जो 2024-25 का बजट आया था उससे ये 9.8% ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे 2025-26 का जो बजट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन से काफ़ी इंस्पायर है और इसकी जो थीम है वो है वंचित को वरीयता, यानी प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड लोग वो होते हैं जिन तक सारी सुविधा पहुंच नहीं पाती, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो कि सारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो इसमें जो फोकस किया गया है वो 10 सेक्टर पे फोकस किया गया है। अब 10 सेक्टर कौन कौन से ये आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मान लो ऑप्शन ही में दे दिया कि इन सेक्टर पे फोकस किया गया, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि 10 सेक्टर कौन कौन से हैं तो आप कैसे कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको किसी ट्रिक से याद कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 10 सेक्टर हैं कौन कौन से। तो आपका पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, फिर है हेल्थ एंड फार्मर वेलफेयर, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, एनर्जी, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपके 10 सेक्टर है। अब आप सोचोगे मैं इसको याद कैसे करूँ, तो आप सिंपल से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे अभी वीडियो बनाते ही बनाते आपको बताते हो, मुझे कुछ जहन में आया कहिए तो मैं आपको शेयर कर दूँ कि मान लीजिए कि गरीब किसान है, तो सबसे पहले उन्होंने अपना पालन पोषण करने के लिए एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर से उनको जब पैसे आने लगे थोड़े बहुत, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे खर्चे किए अपने एजुकेशन पे। एजुकेशन पे खर्च करने के साथ ही साथ उनके अंदर थोड़ी सी स्किल आए, तो स्किल के साथ ही साथ उन्होंने बाकी लोगों को भी फाइनेंशियल सर्विसेज देना शुरू कर दिया। अब जब बाकी लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई, तो जाहिर सी बात है जिस गांव पे रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, तो वो उसको और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की सोचेंगे। तो उन्होंने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना शुरू किया, उसको मॉडिफाई करना शुरू किया। साथ ही वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई तो ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे एजुकेशन की भी सुविधा हो गई, इंडस्ट्री भी लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। तो लोग क्या करें, वहाँ की जो अर्बन डेवलपमेंट वो ऑटोमेटिक होने लगी। जब ये सब होने लगा तो पे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इतनी अच्छी फैसिलिटी किसी जगह पे हो गई तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट होने लगे वहाँ पे घूमने जाने के लिए, उस जगह को देखने के लिए। तो इससे जो है वो टूरिज़्म भी आपका इन्हेंस होने लगा। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ये तो मैंने एज ही ऑन द स्पॉट आपको बना के दिखा दिया, बट आप और भी कोई टेक्निक बना सकते हो अगर आपको इससे अच्छी आती हो। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, या आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, तो मैं उसे अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो जो भी हो, कोई उसमें मैटर नहीं करता। अब उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे फिस्कल डेफिसिट, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वो आपका 2.97% है GDP का, यानी 2.97% वो GDP का है।
फिस्कल डेफिसिट होता है क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जो भी हमको रिसिप्ट हुआ है उसको घटा देना, तो उसमें आपका बारोइंग्स नहीं होता, यानी जो गवर्नमेंट ने जो भी उधार लिया हुआ है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। अब हम कुछ अचीवमेंट की बात करेंगे, तो अचीवमेंट अगर देखा जाए तो फिस्कल इंडेक्स हेल्थ केयर, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स जो है वो रिलीज कौन करता है। तो फिस्कल इंडेक्स हेल्थ केयर को रिलीज करने वाला जो आयोग है वो है नीति आयोग, और इसमें जो स्कोर है तो वो है 45.9, और 2022-23 का डेटा इसमें रिलीज किया गया था। फिर 2014-15 से लेकर 2022-23 की बात करें तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग यूपी जो है वो फिस्कल कैटेगरी में फ्रंट रनर बना हुआ है। जीडीपी ग्रोथ देखे तो इंडिया की 9.6% और यूपी की 11.6% बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं बजट की कि किस किस सेक्टर में कितना कितना अलॉट हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया है 22%, एजुकेशन में आपका 13%, एग्रीकल्चर में 11%, हेल्थ में 6% और सोशल सिक्योरिटी में 4%। उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो वो भी देख लेते हैं कि जैसे ये AICT बना रहे हैं कहाँ पे, लखनऊ में। AICT मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, तो ये कहाँ हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। 5 करोड़ का बजट इसको अलॉट किया गया है। साथ ही साथ टेक्निकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क बन रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है 72 डिस्ट्रिक्ट 1 जनपद 1 खेल। जैसे आपको याद होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी के बेस पे 72 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। और इसी के साथ ही जीरो पॉवर्टी कैंपेन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2024 में। इसमें जो प्योरेस्ट लोग हैं यानी जो गरीब लोग हैं उनकी जो एनुअल इनकम है उसको बढ़ा के 1,25,000 तक करने की बात की जा रही है। इसके लिए उन्हें फंड भी एलोकेट किया, वो किया है 250 करोड़ का। अब हम बात करेंगे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या हाल है। तो वीमेन जो है इसमें यूपी स्टेट रूरल आजीविका मिशन जो है वो शुरू किया गया, जिसमें वीमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर बात की जा रही है, और लगभग 96 लाख जो फैमिलीज हैं उनकी जो फीमेल्स हैं उनको इसमें कवर किया जा रहा है। फिर आपका BC सखी स्कीम जिसमें जो की बात कर रहा है डिजिटल रुपये ट्रांसफर की। PM उज्ज्वला, तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है जो वीमेन है उनको 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा, और लगभग देखा जाए यूपी में 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन जो है वो हो चुका है। उसके बाद है लखपति महिला योजना। तो लखपति महिला योजना का जो टारगेट है वो 31 लाख फीमेल से यानी 31 लाख फीमेल, और टारगेट जो अचीव हो चुका है तो 2 लाख फीमेल का टारगेट अचीव हो चुका है। अब है आपका स्कूटी योजना, तो इसको आप आराम से देख लीजिए क्योंकि इससे पहले भी एक योजना आई थी जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। तो स्कूटी योजना का जो नाम है वो है यूपी फ्री स्कूटी योजना 2024-25, या इसका दूसरा भी नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑब्वियस सी बात है, हम यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी ने लॉन्च किया होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पढ़ाई में अच्छी हैं उनको फ्री स्कूटर प्रोवाइड कराना, ताकि वो आगे जाके हायर एजुकेशन को अचीव कर सकें। तो इसमें बजट एलोकेट हुआ है 400 करोड़, ठीक है। और टारगेट बेनिफिशरीज वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम 12th क्लास में 75% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हों। और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ स्कीम आई हैं, और उस स्कीम का मैंने आपको ईयर भी दे दिया, और ईयर के साथ साथ मैंने डेट भी दी है, क्योंकि आप देखते हो कि लगातार क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं, स्कीम का नाम दे देते हैं और बोल देते हैं इनको सीक्वेंस से लगाओ, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो मैटर क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए PM किसान सम्मान निधि आपकी 24 फरवरी में बनी, और PM फसल बीमा योजना आपकी 18 फरवरी में बनी। तो अगर आपको ईयर याद है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको ईयर नहीं याद है, जैसे आपका कुसुम है ये भी 2019 की है, तो आपको डेट और ईयर अगर याद होगा तभी आप उसको सही से मैच करवा पाओगे। लेकिन अगर आपको लगे खाली आप ईयर याद कर लो तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 24 फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। इसको 69,500 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, और ये कितने फार्मर्स को दिए गए? 3 करोड़ फार्मर्स को ये बांटे गए हैं। उसके बाद है PM फसल बीमा योजना। तो इसमें 496 करोड़ जो है वो 10 लाख जो बीमित इंश्योर्ड फार्मर्स हैं, यानी जिन्होंने अपना बीमा करा रखा है उनके लिए अलॉट किए गए हैं। PM कुसुम, इसमें 22,000 जो है वो सोलर पंप इंस्टॉल किए जा चुके हैं।
इसी तरह 5.13 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड हैं वो भी इशू किए गए हैं, जिसमें यूपी जो है वो फर्स्ट पर है। और सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है 14 सितंबर 2019 में। उसी के साथ ही साथ एवरेज शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो ये 50 हेक्टेयर जो है वो शुगर केन फार्मर के लिए 475 करोड़ जो है वो बजट में दिया गया है। और फार्मर की इनकम जो है वो इंक्रीज की गई है 370 पर टन, 45,364 पर हेक्टेयर। तो इसके साथ ही साथ हम बात कर लेंगे कि यूथ की क्या इसमें बात हो रही है, क्योंकि सबको तो दे दिया गया, यूथ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो इसमें स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम है, जिसमें 50.88 लाख लैपटॉप टैबलेट जो है वो बांटने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो पीएम शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम है, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की बात की जा रही है। और इसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन फंड भी दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस के, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने बजट में उन्हीं को ऐड किया जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बने, तो आप इसको हर हाल में कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिसलेनियस जो में अगर देख लेते तो ऑटोनॉमस स्टेट हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी बन रही बलिया में, जिसका बजट है 27 करोड़, और बलरामपुर में 25 करोड़। 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। अयोध्या में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात है। वाराणसी में गवर्नमेंट होम्योपैथिक। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अयोध्या में आयुर्वेदिक, तो अयोध्या में अगर आप AYO से पहचान लो तो AYO आयो और आयुर, तो यानी अयोध्या में आपका आयुर्वेदिक कॉलेज इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है। ये आपकी एक ट्रिक हो जाती है। उसके बाद आपका होम्योपैथिक बनता है, तो आपका वाराणसी में बन रहा है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो 8 जो है स्टेट ऑफ आर्ट उनको ऐड किया गया है, जिसमें पहला है आपका IIT कानपुर जो कि नोएडा कैंपस में, और दूसरा है संजय गांधी PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है। अब हम बात करेंगे विज्ञान एक्सप्रेसवे। विज्ञान एक्सप्रेसवे जो बजट है इसका वो है 50 करोड़, और ये कनेक्ट करता है गंगा एक्सप्रेसवे को किससे, प्रयागराज से, मिर्ज़ापुर से, वाराणसी से, चंदौली से और सोनभद्रा से। तो ये आपको याद होना चाहिए कि गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, क्योंकि PIQs में आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत क्या बात हो रही है। तो इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3000 सोलर जो फ्रेंड हैं, कब 25-26 में। सोलर फ्रेंड मतलब कि जो भी लोकल लोग हैं उनको सिखाया जाएगा कि सोलर में अगर कोई भी इशू आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि हर बार जो है इंजीनियर तो वहाँ पे मौजूद रह नहीं सकेंगे, तो वहाँ के लोकल लोगों को ऐसी नॉलेज दी जाएगी। दूसरा है आपका सोलर नगर बनाया जाएगा, जिसमें सोलर नगर निगम और नोएडा सिटी होगी। फिर आपका अयोध्या आपकी आइडियल सोलर सिटी है। उसके साथ ही साथ जो श्री बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर है जो कि मथुरा में है, इसके कंस्ट्रक्शन और लैंड डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। नंद बाबा दुग्ध यानी डेयरी मिशन, इसको 203 करोड़ अलॉट किए गए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है वैदिक साइंस सेंटर जो कि इस्टेब्लिश हो रहा है नैमिषारण्य सीतापुर में। मेरठ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपकी 223 करोड़ है। CM ग्राम जोड़ो स्कीम जो कि ई-बस कनेक्टिविटी की बात करेगी, इसमें भी 100 करोड़ है। 20 नए एग्रीकल्चर साइंस सेंटर जो है वो खोले जा रहे हैं, और करंटली अगर बात किया जाए तो वो 89 यानी 89 है। और महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर जो टेक यूनिवर्सिटी है वो कुशीनगर में है, जिसके लिए 100 करोड़ अलॉट हो रहे हैं। फिर है माँ विंध्यावासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश हो रही है विंध्याचल में। उसके साथ ही साथ साइंस सिटी आपकी आगरा में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है चित्रकूट में, और साइंस सिटी एंड प्लानिटेरियम आपका हो रहा है वाराणसी में। ये आपको याद होना चाहिए कि साइंस सिटी जो है वो सिर्फ आगरा में है, बाकी साइंस सिटी और प्लानिटेरियम आएगा तो वो आपका कहाँ पे, वाराणसी में। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी आपकी गोरखपुर में बन रही है। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे आपका NCR है वैसे ही आपका SCR हो जाएगा। तो इसमें आपके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। कौन कौन से, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। ये आपको याद होना ही होना चाहिए।
फिर यूपी अग्रिज स्कीम, इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो हेल्प की है 200 करोड़ की, और इसमें बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर की कैपेबिलिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, कैसे स्किल डेवलप की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर। तो इसके लिए बजट भी अलॉट किया गया 200 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें अगर हम कि बजट एस्टिमेशन टोटल ओवरऑल एक जगह, तो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 8.09 लाख करोड़, रेवेन्यू जिसमें है आपका 5.08 लाख करोड़ और कैपिटल है इसमें 2.2 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो आपकी है 0.91 लाख करोड़। प्राइमरी डेफिसिट है आपकी 0.27 लाख करोड़। जलायु यहाँ पे 500 मेगावाट सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया जा रहा है कोल इंडिया और यूपी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भी बोलते हैं। फिर झांसी में एक जगह गरौठा, यहाँ पे 200 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है वो इंस्टॉल की जा रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। हम बात करेंगे यूपी सोलर एनर्जी जो टारगेट है वो 22,000 मेगावाट का है 5 साल में, और ये शुरू कब से हुआ 2022 से। तो ये आपका बजट को लेकर पूरा वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा उसको शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा मुझे जो है चीज़ें अच्छी लगेंगी, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और बेनिफिशियल वीडियो लेकर आऊँगी। और बाकी अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तो नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे, तो आप सिंपली उस पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, मैंने निषाद राज का बताया, तो राजा के उपनाम में इसमें आपको कुछ नाम से भी जाना जाता है कि मान लो पर्यायवाची आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि निषाद राज कोल, भील, बिंद, केवट, मल्ला, मझवार, कहार, कश्यप, रैकवार, बातम, गोड़िया, मछुआरा, आदिवासी, मूल निवासी, ये सब राजा के उपनाम होते हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। आप नहीं भी देखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ एक दो बार देख लोगे या एक दो बार आप सुन लोगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आप आर इस बार क्रैक करने वाले हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, लिखो यस आई विल क्रैक आर 2025। तो ये आपका एक डिटर्मिनेशन दिखाएगा और आपको मोटिवेट करेगा, और आप बार बार आके इस कमेंट को देखना और अपने आप को रियलाइज़ करवाना कि आपने ये लिखा है। तो इस तरह से जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमारे साथ पॉजिटिव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।